हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको लगे कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। आइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जेंडरिज्म आपका जेंडर क्या है। शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, आपके सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। टोटली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी फैक्टर्स, आपके पूरी तरह से वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। थर्ड बोल रहा है कि प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अथवा आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। और एन इनेट क्वालिटी, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आपका जेंडर क्या है। जेंडर आप लोगों का है, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ना तो आपका टोटली डिटरमाइंड होता है, आपके हेरिडिटी पर, आपके वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होता है, ना तो आपके आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, अथवा ना तो ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। देखिए आपका ये जो है ना जेंडर जो होता है ना, शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, क्या होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है। जो आपका जेंडर होता है ना वो आपके समाज द्वारा निर्मित है। ये आपका ना तो पूरी तरह से वंशागत है, ना आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, और ना तो ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है, इसे माना गया है। तो ये है सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो व्याख्या बोल रहा है कि सामाजिक रचना द्वारा निर्मित होता है। जेंडर प्राय रूढ़िवादिता, आपके स्टीरियोटाइप तथा समाज द्वारा निर्मित प्रचलित पूर्वाग्रह पर आधारित होता है। जैसे लड़के बलवान होते हैं, लड़कियां कोयल होती हैं, लड़के रोते हैं, लड़कियां रो सकती हैं, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रो सकती हैं। लड़के के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। लड़के घर के काम नहीं कर सकते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं। लड़के गणित व विज्ञान पढ़ते हैं और लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं। ये आपका जेंडर जो निर्धारण करने वाला है, ये सारा आपका समाज निर्धारण करता है, ना कि आपका जन्मजात होता है। इसलिए आपका जेंडर जो होता है वो समाज पर निर्धारित है, समाज उसे तय करता है, ना कि आपके आनुवांशिक, ना तो आपका पूर्व निर्धारण है, ना तो आपकी जन्मजात प्रवृत्ति है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। इन जीन पियाजे's theory, the ability to work with the symbols that represent an object that is not present is called। बोल रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किस वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता कहलाती है। बोल रहा है आपका एकोमोडेशन, आपका समावेशन होता है। फिर बोल रहा है कि सिमोटिक फंक्शन क्या होता है, आपका एक लाक्षणिक प्रकार्यता होता है। फिर आपका थर्ड क्या बोल रहा है कि रिवर्सिबल, आपका प्रतिवर्ती सोच। फिर आपका फोर्थ बोल रहा है कि कंजर्वेशन। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे कि जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता आपकी कहलाती है। ना तो आपका एकोमोडेशन होगा, ना आपका रिवर्सिबल थिंकिंग होगा, ना यहाँ कंजर्वेशन होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा सिमोटिक फंक्शन, आपका लाक्षणिक प्राकार्यता जो होगा, ये चिन्हों द्वारा दर्शाने का जो काम होता है, योग्यता होती है, आपके लाक्षणिक प्राकार्यता में होती है, ना कि आपके समावेशन, प्रतिवर्ती सोच, और ना तो आपके कंजर्वेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आपकी संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका प्री ऑपरेशनल आपके 7 से
7 से 11 वर्ष, और आपका जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है जो कि अमूर्त इसे देखिए कहीं अमूर्त मिलेगा कहीं औपचारिक मिलेगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे इंग्लिश वाला कभी बदलता नहीं है, तो आप लोग का फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है 11 के बाद होता है और तक का अवर्ष होता है। लाक्षणिक प्रकार्यता जो होता है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाक्षणिक प्रकार्यता जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में दूसरी अवस्था जो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इस वर्ष में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करने लगता है, जिसका अर्थ है प्रतीकों का संचालन करने की क्षमता है। यह एक एकीकृत क्षमता होती है जो बच्चे के सामने कोई वस्तु या घटना नहीं होती है, एक संकेतक का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होता है। मतलब ज़्यादा वो जो आपके 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा जो होता है आपके सेकेंड स्टेज में रहता है, तो उसे कल्पना करना, प्रतीकात्मक लक्षण, ये सारे स्टेज आपके 2 से 7 वर्ष के अंदर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ती सोच कब होता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसमें बालक किसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन क्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है, जिसे पलटावी का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये कब आता है? तो आपके 7 से 11 वर्ष के जो आपका 7 से 11 वर्ष है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें आ जाता है। चलिए संरक्षण का कब आता है? तो यह विभिन्न आकार के अभिलक्षण, रंग, आकार या माप के आधार पर वर्गीकरण की योग्यता जो होती है आपका कंजर्वेशन अथवा संरक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट देखिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है, ये 14 है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इफेक्टिव इन, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? बोल रहा है आपका बेस्ट ऑप्शन दे रहा है कि विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। सेकंड बोल रहा है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन के एक दूसरे से तुलना करने में, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद ईच अदर। फिर थर्ड बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। और आपका फोर्थ बोल रहा है कि लेबलिंग, कैटेगराइजेशन एंड रेफरल ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्पेशल स्कूल, बोल रहा है कि विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने के लिए। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी हो सकता है? तो क्या अब बच्चों में असफलता का भय पैदा करेंगे? तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। फर्स्ट, विद्यार्थियों के एक प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना आपका हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका थर्ड, क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जाए। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग सो दैट सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। आप लोग क्या करेंगे? ये बात आपका सही है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के निर्दिष्ट करने के लिए, ये आपका सही नहीं है। तो देखिए आपका यहाँ पे आपकी व्याख्या में भी थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की प्राप्ति सुधार के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा में ही किए जाते हैं। इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं यह सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। इससे बच्चे को अपने अधिगम के बारे में, शिक्षक को अपने शिक्षण के बारे में फीडबैक मिलती है। क्या मिलता है आप लोगों को? तो फीडबैक मिलता है। देखिए बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जितना भी प्रोवाइड कराते हैं PYQ ना, अगर आप लोग ध्यान से चलते चलेंगे ना, क्वेश्चन मैच कर जाएगा। बस आप लोग के टैलेंट पे है कि आप लोग सेंस कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, क्या निगेटिव वर्ड है, क्या पॉजिटिव वर्ड है। बस आप लोग को पेडागॉजी में
में ये देखना रहता है। और थोड़ा सा थियरी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग को 100% श्योर बोल रही हूँ कि CDP EVS कोई भी इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा सेंस पे आधारित है। चलिए, यहाँ ये एक आपका सेशन ओरिजिन है कि इन अ क्लासरूम अ टीचर शुड प्रमोट वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स, डिस्कशंस एंड डिबेट अमंग स्टूडेंट। क्या बोल रही है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। आपका बढ़ावा देना चाहिए। रीज़न दे रहा है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड इन एनी सेंस। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी सतह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपसे असर्शन दिया है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण और चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। और आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों से बोले कि कक्षा में अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण और चर्चा और वैचारिक बहस करने का बढ़ावा दे रही है तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। लेकिन अगर आपसे ये बोल रही है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? कि अगर आपका भाषा और कॉग्निटिव जो होता है अगर आपसे संबंध बनाएगा तो आपका बच्चा जो है भाषा अच्छे से सीखेगा, उसका भाषा जो है आपकी लैंग्वेज जो है और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये बात गलत है कि उसका संबंध नहीं है आपके भाषा विकास और कॉग्निटिव जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये गलत दे रहा है। तो आपका ये जो ए सही है और आपका क्या है आर गलत है, गलत है। यहाँ पे दे रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आपका थर्ड आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। थोड़ा सा बैकग्राउंड का अगर आप लोग को आवाज़ थोड़ी सी परेशान करे तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि चलिए अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारकों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे जब अपने विचारों को कक्षा के प्रत्येक बच्चे के साथ साझा करते हैं तो उनके मौलिक चिंतन तथा मूर्त चिंतन का विकास होता है। भाषा विकास तथा संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे से सहजीवी हैं, संबंध रखते हैं, जिससे बच्चे का भाषा विकास जितना अच्छा होगा उतना ही संज्ञानात्मक विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। आपका 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? बीइंग फोकस्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, स्लो एक्टिविटी लेवल्स, धीमा क्रियाशीलता स्तर, अथवा इम्पल्सिविटी आवेगशीलता, अथवा हाई लेवल ऑफ टास्क ऑर्गेनाइजेशन कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। तो देखिए अगर आप लोगों से कभी भी पूछे ADHD का जो न्यूनता और अतिक्रियाशीलता विकार होता है इसका लक्षण क्या होगा? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना नहीं, बीइंग फोकस्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इसका लक्षण नहीं है, सो एक्टिविटी लेवल्स नहीं, आपका क्या होगा यहाँ पे? इम्पल्सिविटी। क्या होगा? आवेगशीलता। ये जो व्यक्ति होते हैं ना जिनके अंदर ADHD का लक्षण पाया जाता है ये बिना विचारे कुछ भी आवेग में कर सकते हैं, एक स्थान पे इनको बैठना अच्छा नहीं लगता, मतलब इनके अंदर आवेगशीलता जो होती है ना कि बहुत बिना विचारे जो भी करेंगे आवेग में करेंगे, इनके अंदर ये जो होती है ADHD का लक्षण पाया जाता है, जो आवेगशीलता आवेग में कार्य करते हैं और इनका एक जगह पे रहना, एक जगह अगर आप लोग कहीं 5 मिनट बैठाएं तो उनके अंदर 5 मिनट बैठने की कैपेसिटी नहीं रहती है, वो लोग उठ के इधर से उधर, यही ADHD का लक्षण होता है। वो बच्चे कुछ न कुछ करते रहते हैं और आवेग में करते हैं, ये नहीं कुछ विचार के करे, सोच समझ के करे, नहीं, उनके अंदर आवेगशीलता होता है। यही आपके ADHD का
लक्षण है, इसलिए आपके आवेगशीलता जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण आवेगशीलता है। आवेगशीलता से ग्रसित व्यक्ति किसी कार्य को बिना पूर्व विचार किए करता है। आवेगशीलता व्यक्ति किसी तथ्य को प्राप्त करने, प्रतिबिंबित या परिणामों पर विचार नहीं करते हैं। यह परिणाम को तुरंत प्राप्त करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही ये फैसला ले लेते हैं। ये है आपके ADHD वाले लोग का लक्षण। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को दे रहा है कि आप लोग थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होगा आपका? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया etc। अगर आप लोग को देखिए, आप लोग को डिसलेक्सिया, डिफेजिया और आपके डिस्कैलकुलिया जो भी ये डिजीज़ हैं, इनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखी है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को समझाए हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। चलिए निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑल अलाइक। अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर बेस्ड टू evaluate learning process of student with learning disabilities। अधिगम असक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण जो होता है सबसे बेहतर होता है। फिर आप लोगों से थर्ड क्या बोलेगा? टीचर सेंट्रिक pedagogies are most effective to facilitate cognitive development of student with learning disabilities। क्या बोल रहा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। और आपका फोर्थ बोल रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज गेट इन्फ्लुएंसेड बाय बोथ न्यूरोलॉजिकल एज वेल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। तो आपका देखिए, आपसे पूछा है कि ऐसा निम्न में से कौन सा कथन है जो आपकी अधिगम अशक्तताओं, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि से संदर्भ में सही है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, यहाँ पे ये नहीं होगा कि अधिगम असक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर ऑल अलाइक, एक जैसे नहीं होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर बेस्ट इवेलुएट लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये नहीं होगा कि अधिगम असक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत। देखिए एक चीज़ और देखिए, आप लोग कहीं भी आप लोग को स्टैंडर्डाइज्ड जो दिख रहा है ना, ये जो मानकीकृत परीक्षण होता है ना, ये आपका कीवर्ड है नेगेटिव वर्ड पहचानने का। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक जैसा दिया है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड हुआ। क्या हुआ? निगेटिव वर्ड हुआ। फिर आपसे यहाँ क्या बोल रहा है कि अध्यापक केंद्रित, तो ये भी नहीं है, आपको शिक्षक केंद्रित नहीं होना है। कुछ भी आपका चाइल्ड सेंटर होता है, आपके टीचर सेंटर्ड कहीं नहीं है। तो आप लोगों को कीवर्ड मिला ना। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अधिगम असक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से आपका प्रभावित होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? learning disabilities get influenced by both neurological as well environmental factors। आपकी अधिगम असक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट पे चलें। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? देखिए, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना, तो आप लोग क्या करिए, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोग के सपोर्ट से मिलेगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते चलिए।
अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। अधिगम अशक्तता में किसी प्रक्रम को पढ़ने में अक्षमता, गणित के सवाल को हल करने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता इत्यादि आदि अधिगम विकार उत्पन्न होते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमता निम्न है: डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, और आपका यहाँ पे देखिए आपका डिस्लेक्सिया जो होता है पढ़ने संबंधी विकार होता है, डिस्कैलकुलिया होता है गणितीय संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया जो होता है आपके लेखन संबंधी विकार होता है, डिस्फेक्सिया क्या होता है तो वाक क्षमता संबंधी विकार होता है, डिस्प्रेक्सिया जो होता है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है, अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, और आपका डिसआर्थोग्राफिया जो होता है वर्तनी संबंधी विकार माना जाता है। देखिए ये जो है ना आप पे एक तो देखिए आपके डिसलेक्सिया पे पूछ सकता है, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, डिसआर्थोग्राफिया, इन पर एक क्वेश्चन तो आपका बन के आना ही आना है। इसलिए अगर आप लोग देखते चलेंगे तो आप लोग को क्लियर होता चलेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। आपका 18वां क्वेश्चन है कि फॉर सक्सेसफुल inclusion of students having hearing impairment, which of the following is not an effective method of teaching? बोल रहा है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? क्या बोलेंगे आप लोग? विजुअल, काइनेस्टिक, आपका दृश्य गतिज, अथवा लेक्चर, अथवा एक्टिविटी, अथवा मल्टी सेंसरी बहुसंवेदी। तो क्या बोलेंगे आप लोग? यहाँ पे जो बोल रहा है कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम कौन सा तरीका जो होगा, यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा आपका, अगर आपसे श्रवण बाधिता है तो आपके यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड जो होता है क्रिया आधारित की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ दृश्य गतिज होगा, लेक्चर होगा, मल्टी सेंसरी आपकी बहुसंवेदी होगा, लेकिन आपका एक्टिविटी बेस्ड जो है क्रिया आधारित कार्य नहीं हो रही है, क्योंकि जो श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे प्रभावशाली तरीका होगा विजुअल, काइनेस्टिक आपके दृश्य गतिज, मल्टी सेंसरी बहुसंवेदी, और आपका लेक्चर जो होता है व्याख्यान विधि वो सबसे प्रभावशाली माना जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए अधिगम क्रिया आधारित तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। दृश्य गतिज, व्याख्यान, बहुसंवेदी, यहाँ तीनों श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली होता है। श्रवण बाधित से तात्पर्य वे बालक होते हैं जिनसे सुनने की क्षमता सामान्य बालकों में कम होती है। श्रवण बाधिता दिव्यांग का एक प्रकार है। कुछ प्रमुख दिव्यांग संस्थाएं निम्न है: भारतीय दृष्टि दिव्यांग जन संस्था आपकी देहरादून में है, और आपका राष्ट्रीय मानसिक बौद्धिक दिव्यांगजन आपके सिकंदराबाद में है। क्या है तो आपके सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान आपका मुंबई में है, अलिया वरजंग में है। आपके मुंबई के कहाँ है तो अलिया वरजंग। राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान कहाँ है तो आपके कोलकाता में है। आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है, जो कि गलत है, अतः इसका उत्तर विकल्प सी सही होगा। आयोग जो है आपका उत्तर भी मानता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, जो एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्रिया आधारित जो होता है, ये आपका प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड कैटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद अ गिफ्टेडनेस।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों से निगेटिव पूछ रहा है, तो आप लोगों को आंसर भी यहाँ पर निगेटिव ही देना है, ठीक है। बोल रहा है कि उत्तेजक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना और आपके पाठ्य चर्चा त्रवण के लिए लचीलापन रखना। तो अगर आपसे मैं बोली हूँ ना कि अगर आप लोगों को कहीं भी स्टैंडर्डाइज्ड दिख रहा है तो वो आपका निगेटिव वर्ड होगा। और आपसे पूछा भी है कि कौन सा कदम नहीं अपनाना है, तो आपका मानकीकृत पाठ्य चर्चा जो होगा वो नहीं अपनाना है। क्यों? क्योंकि आपका मानकीकृत जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। और कुछ देखना ही नहीं है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मानकीकृत अगर आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है तो मानकीकृत ही आपका गलत होगा। और कुछ देखिए कहीं देखना नहीं है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना, बिल्कुल सही बात है। आपके पाठ्य चर्चा त्रवण के लिए लचीलापन रखना, आपका ये भी बात सही है। लेकिन आपका ये बात नहीं सही है, मानकीकृत कहीं भी आप लोगों को दिखे ना, स्टैंडर्डाइज्ड कहीं भी दिख रहा है तो आपका गलत ही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानकीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना, यह कदम नहीं अपनाना चाहिए। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों को उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां देना, स्वतंत्र परियोजना करने तथा पाठ्य चर्चा त्रवण के लिए लचीलापन रखने की अनुमति देना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके कार्य करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता सामान्य बालक से अलग होती है। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो उच्च सृजनात्मक क्षमता होती है, इनमें संवेगात्मक विशेषता होती है, और फिर क्या होगा, अंतःदृष्टि की अधिकता भी इन पर ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इन ऑर्डर टू मीट नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग autism in an inclusive classroom, which of the following strategy is likely to be effective। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या आपका इफ़ेक्टिव होगा, क्या प्रभावी होगा। तो बोल रहा है कि बी कंसेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। आप लोगों से पूछ रहा है कि कक्षा स्थिति में विभिन्नताओं और लगातार बदलाव करते रहना। फिर आपसे थर्ड बोल रहा है कि उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। फिर आपका फोर्थ बोल रहा है कि उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना, टीच देम इन स्पेशल सेक्शन ओनली। तो देखिए अगर आपसे कहीं भी ये बोले कि विशिष्ट संकाय में पढ़ाना, उनके लिए स्पेशल सेक्शन होना चाहिए, ये बात गलत है। क्योंकि आप जो इंक्लूसिव लर्निंग होता है, वो समावेशी शिक्षा जो होता है, उसमें हर प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। आस्क देमसेल्फ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। और आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, और ये ही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, बी कंसिस्टेंट इन अप्रोच ऑफ टीचिंग, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना प्रभावी होगा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक को एक साथ एक समय में तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता तभी दूर होती है जब सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और कि अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट लर्न बेस्ड बाय। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं। आपको ऑप्शन दे रहा है
कि पैसिवली रीडिंग अडल्ट वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर इन्वायरमेंट अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ओवर कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर आपका व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, अथवा मेमोराइजेशन ऑफ अ डिसकनेक्टेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन असंदर्भित जानकारी के लिए कंठस्थीकरण द्वारा। अगर आपसे पूछ रहा है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं, तो ये होगा आपका अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता, एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर इन्वायरमेंट अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता। ये जो बोल रहा है कि निष्क्रिय नकल करना, ये आपका निगेटिव वर्ड होता है। बाह्य अनुकूलन आपका निगेटिव हो जाएगा। और ये जो बोल रहा है कंठस्थीकरण, ये भी आपका निगेटिव वर्ड होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक्टिवली आपका इंगेजिंग विद देयर इन्वायरमेंट अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आपका थोड़ा सा व्याख्या दे रहा है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं। बालकों के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यार्थी सक्रिय संलग्नता के साथ तभी सीख सकते हैं जब विद्यालय का वातावरण सार्वभौमिक तथा सकारात्मक हो। चलिए यहाँ तक आज आपको लोग का क्लियर हुआ, और सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट मोटिवेशन के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा है सभी को राम राम, राधे राधे।